हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परसिस्टेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग यूपीएसआई मैथ्स का सेट नंबर 27 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमारे मैथ्स के सेट नंबर 1 से 26 कंप्लीट हो चुके हैं। इस सेट की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द परसिस्टेंट ऑफिशियल पर अपलोड कर दी गई है। अगर इस वीडियो के किसी भी सेक्शन पे या किसी भी क्वेश्चन पे आप लोगों को डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे अपना इशू बता सकते हैं, या तो हमारा एक डिस्कशन ग्रुप है उस पर जुड़कर अपना इशू रेज कर सकते हैं। दोनों टेलीग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। यदि A1 A2 और A4 का औसत 19.5 है, क्या बोला है? A1 प्लस A2 प्लस A3 A4 प्लस A3 बराबर कितना है? 19.5। अगर टोटल औसत इनका 19.5 था तो टोटल कितना हो जाएगा? इंटू 4 कर देंगे। वैल्यू कितनी आ गई? 78। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है? A1 बराबर 21 है। A1 की वैल्यू क्वेश्चन ने 21 दी है। और आगे क्वेश्चन ने क्या बोला? A1 A2 और A3 का औसत A2 A3 और A4 के औसत के समतुल्य है। मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन 3, ये अपना इनका औसत हो गया। और A2 A3 प्लस A4 ये औसत हो गया इनका। ये इक्वल है तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, A3 से A3 कैंसिल हो गया, A2 से A2 कैंसिल हो गया। मतलब क्या आ गया? A1 बराबर है, A1 बराबर आ गया A4 के। और क्वेश्चन ने क्या पूछा? A4 का मान कितना है? A1 बराबर A4 है। A1 का मान अपना 21 था तो A4 का मान 21 हो जाएगा। फर्स्ट का डी। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। 8 वर्ष में सुभाष की आयु अब की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद सुभाष की आयु अब की आयु से 5 गुनी हो जाएगी? तो क्वेश्चन ने पहली लाइन पे क्या बोला? 8 वर्ष में सुभाष की आयु अब की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हम लोग करते हैं 3 गुनी। अगर हमने सुभाष की आयु को x मान लिया तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुनी कब हो जाएगी? आज जो उसकी आयु थी उससे 8 वर्ष बाद। तो 2x बराबर कितना आ गया? 8। x बराबर कितना आ जाएगा? 4। x की वैल्यू 4 मालूम चल गई, मतलब सुभाष हमारे 4 साल के हैं। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? कितने वर्ष बाद सुभाष की आयु अब की आयु से 5 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों बाद 5 गुनी हो जाएगी? तो अगर अभी 4 साल का है, 5 गुना होना है इसे, 20 साल का होना है तो कितने साल लगेंगे? अभी 4 साल का है, होना 20 साल का है तो 16 साल लगेंगे उसको 20 साल का होने पे। नेक्स्ट देखते हैं। इसका सी आ गया, सेकंड का सी। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन बी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। अब ए शेष कार्य को पूरा करता है। कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या क्या है? तो ए और बी की पहले हम लोग एफिशिएंसी निकाल लें। ए 15 दिन ले रहा था, बी 10 दिन ले रहा था। एलसीएम कितना आ गया? 30। ए की एफिशिएंसी आ गई 2, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला? वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन बी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। मतलब ए प्लस बी ने 2 दिन तक काम किया होगा, इसके बाद बी ने काम छोड़ दिया है। अब ए केवल काम कर रहा है, अब केवल ए काम कर रहा है। और हमें यह नहीं मालूम कितने दिनों तक काम किया ए ने। हमने मान लिया x दिनों तक काम किया। अब उसका टोटल काम हो गया है 30। तो हम लोग x की वैल्यू निकाल लें, मतलब कि a कितने दिनों तक काम किया है। तो a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 2 5, 5 2 9 10, प्लस a की एफिशिएंसी 2 है तो 2x बराबर आ गया 30। 2x बराबर आ गया 20, x बराबर आ गया 10। x बराबर 10 आ गया, मतलब a को 10 दिन लगेंगे काम को पूरा करने में जितना शेष बचा हुआ है। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है? कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या पूछी गई है। तो शेष कार्य को करने के लिए ए को 10 दिन लगे हैं और उसके पहले ए प्लस बी मिलकर कितने दिन काम किए थे? 2 दिन। तो प्लस 2 मतलब 12 दिन उनको टोटल काम करने में लगेंगे। थर्ड का सी। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर। 2 रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1176 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन एक यात्री ट्रेन से 5 घंटे कम लेती है, जबकि यात्री ट्रेन की औसत गति एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना में 70 किलोमीटर प्रति घंटा कम है।
तो अगर हम लोग यात्री वाली को अगर हम लोग x मान लें तो अपनी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी x+70, क्योंकि यात्री वाली अपनी एक्सप्रेस वाली से 70 कम थी। अब पहली लाइन पे हम लोग देखते हैं दो रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1176 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन एक यात्री ट्रेन से 5 घंटे कम लेती है। तो हम लोग टाइम निकालते हैं कितने 5 घंटा कम ले रही है। तो 1176 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो अपनी यात्री एक्स की स्पीड से जो यात्री वाली ट्रेन थी उसको जितना टाइम लगा है उस पे माइनस किया 1176 की दूरी से x+70 जो अपना एक्सप्रेस की स्पीड थी। अब ये टाइम अपना जो आया है वह 5 घंटे के बराबर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कितनी वैल्यू आएगी 1/x माइनस 1/x+70 बराबर आ जाएगी 5/1176। अब अगर x+70 पे माइनस का x करेंगे वैल्यू आएगी 70 अपान पे x+70 बराबर आ जाएगा 5/1176। इससे काटेंगे यहाँ वैल्यू आएगी 14। तो x+70 की वैल्यू कितनी आ गई 14 गुणे 1176। तो 1100 अगर हम लोग या तो हम लोग इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करें गुणनखंड करके, या तो हम लोग एक वैल्यू सेट करने का सोचें। देखिए बाहर अगर x लिखेंगे तो अंदर x+70 होना है। अगर हम लोग इसको x मानेंगे तो अंदर 14 पे अगर 70 जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी 84, जबकि ये 1176 है। तो हमें कोई इससे एक मल्टीपल बाहर निकालना है। अगर हम इससे कोई एक मल्टीपल बाहर निकालें, 14 यहाँ पे था, तो अगर इसको हम ऐसे लिखें 14 गुणे इससे कितने से कट रही है। अगर हम लोग 7 से पहले निकालें 7 वाला मल्टीपल, 7 इंटू पे कितना आ जाएगा 7 1 आ गया, और 7 से कितने बार चला जाएगा 4 7 7 6 42 7 8 56। x+70 की वैल्यू इतनी आ गई। अब आगे चेक करते हैं, अगर इसको 14 7 98 लिख लिया और अंदर लिख लिया 168, तो x अगर अपना 98 है, x अपना अगर 98 है तो x+70 की वैल्यू 168 हो जाएगी। 98 में जब 70 जोड़ेंगे तो 168 आ जाएगा। तो हमें ये मालूम चल गया कि यात्री जो ट्रेन थी उसकी स्पीड 98 kmph की है। यहाँ से हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से या तो आप लोग इक्वेशन को सॉल्व करके गुणनखंड करके निकाल लीजिएगा। x की वैल्यू हमें 98 kmph मालूम चल गई। अब हमें क्या पूछा है, यात्रा पूरी करने के लिए यात्री ट्रेन द्वारा लिया गया समय। तो 1176 किलोमीटर की दूरी 98 से करवानी है, तो एक बार चला जाएगा, 8 दूना 16, लास्ट में 6 है मतलब 2 बार जाएगा, 12 घंटे उसको लगेंगे। 4 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। यदि संख्या इतने में से प्रत्येक में घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। तो ऐसे क्वेश्चन को तो हम लोग काफ़ी बार बता चुके हैं कैसे हम लोग डील करते हैं। 32/45 लिख लिया, फिर 30/42 लिख लिया। अब 32 में 30 घटाएंगे वैल्यू कितनी आ गई 2, 45 में 42 घटाएंगे वैल्यू आएगी 3। इस पे हमारा 1 का डिफरेंस है, इस पे हमारा 13 का डिफरेंस है। हम इक्वल करते हैं डिफरेंस, तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 13 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैल्यू कितनी आ जाएगी 26/39। अब हम लोग चेक कर लेते हैं 32 में कितना घटाएंगे कि 26 आएगा, 6 हमें मालूम चल गया कि घटाना पड़ेगा। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, x की हमें वैल्यू मालूम चल गई, x+2 और 2x-4 के बीच का मध्य अनुपात निकालना है। तो अगर x की वैल्यू 6 है तो x+2 की वैल्यू कितनी आ गई 8, और 2x-4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 दूना 12 -4 8 आ गया, 8 × 8 आ गया। इसका मध्यानुपाती कितना आ गया 8। वैल्यू कौन सी सही हो गई ए, 5 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। 320 प्रति किलो की लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 250 प्रति किलो की असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 324 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो अभी ये हमारे सीपी हैं और ये भी सीपी हैं, जबकि ये एसपी है। अगर हम लोग एलिगेशन लगाना चाहें तो इसको भी सीपी बना लेते हैं। तो अगर 324 बेचने पर 20% का लाभ हो रहा था, मतलब यह सीपी के 120% की वैल्यू है, तो सीपी के 100% की वैल्यू निकाल लें।
100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 100/120 इंटू 324, कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, 270 आ गई 100% ऑफ सीपी। अब हम लोग लगा सकते हैं इस पे एलिगेशन। 320 पहले थी असम वाली, दार्जिलिंग वाली, और असम वाली कितनी थी 250, और रिजल्टेंट उनका कितना सीपी बना था मिक्स करने के बाद 270। यहाँ पे आ गया 50, यहाँ पे आ गया 20, मतलब 2:5 के रेशियो में उनको मिलाना पड़ेगा। करेक्ट ऑप्शन अपना 4 हो गया। 7 नंबर देखते हैं। वर्ष 2016 में कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या 2500 है। इनमें 55% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। ठीक है, वर्ष 2017 में छात्रों की कुल संख्या में 12% की वृद्धि हुई। यदि लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात पिछले वर्ष में बदलता नहीं है तो वर्ष 2017 में कॉलेज में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, ये निकालना है। तो पहले अपने कितने कुल छात्र थे, कुल छात्र कितने थे, 2500 थे। अब 2017 में क्या हो रहा है, इनमें से 55% लड़के थे। ठीक है, 2016 में पहले हम लोग चेक करें, 55% लड़के थे तो बाकी लड़कियां हैं। लड़कियां कितनी बची, 2500 का 45%, इतनी लड़कियां थी 2016 में। अब 2017 में क्या हो रहा है, 2017 में हो रहा है छात्रों की कुल संख्या में 12% की वृद्धि हुई है। यदि लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात पिछले वर्ष में बदलता नहीं है तो 2017 में कॉलेज और लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो अगर अनुपात बदल नहीं रहा है, अगर इधर मान लिया x है और इधर y है, अगर दोनों पे अनुपात बदल नहीं रहा है, मतलब कि लड़कियां भी 12% पे वृद्धि होगी, लड़कों की भी 12% पे वृद्धि और लड़कियों की भी 12% पे वृद्धि, 12% से वृद्धि होगी, मतलब 112/100 हो जाएगा इनका। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अगर 25 से काटेंगे यहाँ पे 4 आ गया, और 4 से काटेंगे यहाँ पे आ गया 2 और 8। अब 28 गुणे 45 करते हैं, 45 दुनाई 90 और 14 नैया 126, 1260 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। गणना करने पर 12 छात्रों के औसत अंक 40 निकाले गए, मतलब 12 स्टूडेंट के औसत कितना था, एवरेज 40 था। ठीक है, ये लोग निकाले 40 एवरेज, लेकिन उसमें गड़बड़ी क्या की है, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक गलती से 54 की जगह 42। अगर हम लोग एक्चुअल लिखें तो एक्चुअल उसके मार्क थे 54, बट उसके एरर पे कितने कर दिए हैं, 42। 54 उसके एक्चुअल मार्क थे लेकिन उसकी जगह पे 42 लिख दिया है। फिर क्या हुआ है, एक अन्य छात्र के 50 की जगह 74 जोड़ दिए गए, उसके जोड़े कितने गए 74, एरर पे 74 किया गया और उसके एक्चुअल कितने थे 50। तो अब हम लोग इस पे वैल्यू निकालते हैं। अगर हम लोग एक्चुअल देखिए, औसत क्या सही औसत पूछा है, तो सही औसत में पहुंचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल में उसके 54 थे और उसके एरर पे 42 कर दिए गए, मतलब यहाँ से प्लस का उसे 12 करना पड़ेगा। तब तो हम लोग, ये अपना एरर वाला है, अभी ये इस पे जुड़ा है 40 वाले औसत पे, तो अगर हम उसके एक्चुअल नंबर निकालेंगे तो उसके +12 थे, एरर वाले से +12 थे, और यहाँ पे 74 उसके एरर से लिख दिए गए थे लेकिन उसके एक्चुअल मार्क 50 थे, मतलब उसके माइनस के 24 करने पड़ेंगे। तो एक्चुअल में इनसे डिफरेंस कितने का आया, -12। यहाँ से रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आई, -12। अगर -12 वैल्यू आई है, इसको हम लोग टोटल 12 पे डिवाइड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि -12 हमारी एक्चुअल वैल्यू आई है टोटल वाली, और उसके हम लोग अगर इस औसत से ही औसत निकालना चाहें तो हमें वो जो 12 वैल्यू आई है उसको भी औसत में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 12/12 वैल्यू कितनी आएगी, -1। अगर -1 आई है और तो इस पर -1 कर देते हैं, वैल्यू कितनी आ गई 39। उनका सही औसत 39 है। 8 का डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। एक बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि मिश्रण से 10 लीटर द्रव निकालकर उसमें 30 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अम्ल और पानी का अनुपात फिर से 3:2 हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा ज्ञात। अब इसका 3:2 नहीं, यहाँ पे एरर हो गई है, यहाँ पे 2:3 हो जाता है। ये करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर पहले क्या था, एक बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 था, तो एसिड और वाटर का रेशियो 3 और 2 का था, तो हमने 3x और 2x मान लिया।
तो हमें मिश्रण से 10 लीटर द्रव निकालना है और पानी मिलाना है, तो हमें ऊपर वैल्यू किसकी रखनी पड़ेगी, एसिड की। हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं क्यों ऊपर एसिड की रखनी पड़ती है। एसिड की आ गई 3x और टोटल कितना हो जाएगा 5x। अब हम लोग आगे क्या करते हैं, 5x से कितना निकाले, ये अपना टोटल था, 5x अपना टोटल था, इससे हम लोगों ने 10 लीटर द्रव निकाल लिया है। अब इसमें हमने मिलाया कितना है 30 लीटर पानी, तो 5x माइनस 10 प्लस 30। अब वैल्यू कितनी हो गई है, अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 हो जाता है, तो एसिड अपना 2 हो गया और टोटल 5 हो गया है। यह क्वेश्चन ने बोला है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गए, 3 इंटू 5x माइनस 10 अपान 5x प्लस 20 बराबर 2 के आ गया, ये वैल्यू आ गई। तो अगर हम लोग इस पे मल्टीप्लाई करें तो 15x माइनस 30 बराबर 10x प्लस 40। तो x 5x की वैल्यू कितनी आ गई 70, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14। x की वैल्यू हमें 14 मालूम चल गई। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा, प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा निकालें। तो प्रारंभिक अपना 3x और 2x मिलके 5x थे, 5x की वैल्यू क्वेश्चन ने पूछा, तो x की वैल्यू इस पे 14 पुट कर देते हैं, वैल्यू कितनी आ गई 70 लीटर। सी अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। ए और बी के बीच 216 कार्ड वितरित किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले कार्ड क्रमशः 5:4 के अनुपात में ए और बी के बीच वितरित किए जाते हैं। कुछ समय बाद कार्ड फिर से एकत्र किए जाते हैं और क्रमशः 11 और 13 के अनुपात में ए और बी पे वितरित किए जाते हैं। पहली बार की तुलना में ए को दूसरी बार कितने कार्ड मिलेंगे। अगर 216 कार्ड थे तो पहली बार क्या हुआ है, ए और बी पे कैसे डिवाइड हुए हैं, 5 और 4 के अनुपात में, 5 और 4 के अनुपात में डिवाइड हुए हैं। तो 5 4 9 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी 9 दूना 18, 9 चौक 36। मतलब ए की वैल्यू कितनी आई होगी 24 पंचे 120 और बी की वैल्यू 24 चौको 96। ये पहली बार में हुआ। दूसरी बार में किस अनुपात में डिवाइड हुए हैं, 11 और 13 के अनुपात में। टोटल कितना आ गया 24, 24 इसको भाग करेंगे कितने बार जाएगा 24 9 बार जाएगा। तो 11 नहीं 99 ए को मिले होंगे और 13 नहीं है 117 बी को मिले होंगे। अब क्या पूछा है, पहली बार की तुलना में ए को दूसरी बार कितने कार्ड मिले। तो पहली बार 120 मिले हैं, दूसरी बार 99 मिले हैं, मतलब उससे कम कितने मिले हैं 21, 21 उससे कम मिले हैं। अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। यदि चीनी की कीमत में 45% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे। एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक। अब अगर हमें एक्सपेंडिचर इक्वल रखना है, 1 अगर पहले था तो अब भी 1 रखना है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, चीनी की कीमत में 45% की कमी हो जा रही। अगर पहले 100 था तो अब 45% की कमी हो जा रही, मतलब अब कितने पे जा रही है 55 पे जा रही है। अब अगर हमें क्या करना है कि तो एक व्यक्ति को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि वह समान रहे। तो अगर हम इसको, ये देखिए अपना एक्सपेंडिचर 1/1 है, मतलब 1 है, तो इसको भी अगर इस वाले सिरे को भी 1 बनाना चाहें तो 100/55 कर दें, 100/55 करना पड़ेगा। तो अब हमें क्या निकालना है कि प्रतिशत वृद्धि कितनी करनी चाहिए उसके उपभोग में। तो ये अपना क्वांटिटी वाली वैल्यू थी, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 55 से 100 जाने में कितना बढ़ाना पड़ेगा 45, कितने से 55 से इंटू 100, वैल्यू कितनी आएगी 5 से काटेंगे यहाँ पे 9, यहाँ पे 11, 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू 9/11 आएगा, 900/11। अब 11 से डिवाइड करेंगे 8 बार जाएगा, फिर एक बार 0.81 आ जाएगा, परसेंट अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का बी। या तो 1/11 की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन पे, या तो अगर आप लोग फ्रैक्शन से जाना चाहें 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू, 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है परसेंटेज पे 9.09। इस पे 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी 81.81, बी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। रवि ने 50,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद राजू उसके साथ जुड़ गया और 1 लाख की राशि का निवेश किया। रवि के निवेश करने के 1 वर्ष में उन्होंने 63,000 का लाभ कमाया है। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट रवि का कितना है 50,000 का। एक तरफ अगर हम लोग रवि लिख लें, एक तरफ लिख लें राजू, तो राजू का इन्वेस्टमेंट और रवि का इन्वेस्टमेंट कितना है
रवि का है 50,000 का, और राजू का कितने का है? 6 महीने के बाद राजू उसके साथ जुड़ गया और 1 लाख की राशि का निवेश किया, इसका 1 लाख है, 1 लाख है। तो इनका रेशियो कितना आ गया इन्वेस्टमेंट का? 1:2 का। अब टाइम का रेशियो कितना है? 6 महीने बाद राजू जुड़े थे, मतलब राजू ने 6 महीने तक अपने रुपए लगाए हैं, और 1 वर्ष के अंत में बोला था, मतलब रवि ने पूरे 12 महीनों तक लगाए होंगे। इसका रेशियो कितना आ गया? 2:1। अब प्रॉफिट बराबर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा? 2:2, मतलब 1:1 उनका प्रॉफिट डिवाइड होगा। अब उसके पास प्रॉफिट कितना हुआ था? टोटल 63,000 रुपये, और 2 भागों में बराबर बंटना है। राजू या रवि जिसको भी मिलेगा बराबर मिलेगा। अपॉन पे 2 कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई? 31,500। करेक्ट आंसर अपना कौन सा है? डी। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है। अगर 280 से विभाजित करते हैं तो 73 शेष बच रहा है। उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा? अगर हम लोग अपनी नंबर मान लें, कोई नंबर अपनी मान लिया x अपनी नंबर थी, तो उसकी वैल्यू क्या है? 280n प्लस 73 है। x की वैल्यू, कोई संख्या की अगर वैल्यू है, अगर x हमने कोई संख्या अपनी मान ली है, अगर n की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो 280 प्लस 73 हो जाएगा। अगर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 560 प्लस 73 हो जाएगा। तो हमने संख्या मान ली, संख्या हमने मान ली x बराबर 280n प्लस 73। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला? उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? इसी संख्या को हमें 35 से डिवाइड करना है। तो इस पार्ट को देखें तो 35 से तो ये पूरा डिवाइड हो गया, और इस पार्ट को 73/35 करेंगे तो 35 दूना 70, 3 अपना शेष बच जाएगा। करेक्ट ऑप्शन अपना सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। ए एक कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसे 45 दिनों में पूरा कर सकता है और सी इसे 60 दिनों में। तो हम लोग पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लें। ए बी सी कितना टाइम ले रहे हैं? ए 36 दिन, बी 45 दिन और सी 60 दिन। इनका एलसीएम लेते हैं, वैल्यू आ जाएगी 180। यहाँ से आ गई 5 एफिशिएंसी, यहाँ से आ गई 4 एफिशिएंसी, यहाँ से आ गई 3 एफिशिएंसी। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है? ए बी और सी ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन सी ने पूरा होने के 4 दिनों से पहले कार्य को छोड़ दिया। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बताया था कि जब कार्य छोड़ दिया जाता है तो उससे हम लोग जबरदस्ती काम करवा लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति कार्य छोड़ के चला गया है पहले, तो उससे जबरदस्ती करवा लेते हैं ताकि तीनों के एफिशिएंसी से डिवाइड कर सकें। तो ये पिछली क्लास में हम लोगों ने बताया था। तो सी 4 दिनों तक पहले छोड़ के चला गया था, तो उसका टोटल काम कितना हो जाएगा 4 दिनों का? सी की एफिशिएंसी 3 है, 12 काम उसको करवा लेते हैं जबरदस्ती। तो 180 प्लस 12 कितना आ गया? 192। अब क्या बोला है कि कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? अब हमें ए प्लस बी प्लस सी के एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर देते हैं। 5 4 9 3 12 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 12 से 1 आ गया, 6 आ गया, 16 दिन उनको लगेंगे। 14 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। 2 वस्तुएं प्रत्येक कितने में बेची गई? पहली पे 10% हानि पर और दूसरी 10% लाभ पर बेची गई, तो कुल लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करना है। तो कल बताया था अगर सीपी पे सेम प्रॉफिट परसेंट और सेम लॉस परसेंटेज है तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है ओवरऑल। अगर एसपी पे सेम प्रॉफिट और सेम लॉस परसेंटेज है, मतलब उस पर लॉस होगा हमेशा A²/100 का, इतने परसेंट का लाभ होगा। तो 10%, ए की वैल्यू 10 है, 10% है, तो माइनस 10 गुणे 10 A², 10 गुणे 10 बटे 100%, वैल्यू कितनी आ गई? 1%। 1% का उससे नुकसान होगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसको बेसिक से समझा दिया था कैसे करना रहता है। 16 नंबर देखते हैं। एक धीमी ट्रेन बी की तुलना में एक तेज ट्रेन ए द्वारा 96 किलोमीटर की यात्रा 1 घंटा कम लेती है। यदि बी की औसत गति ए की औसत गति से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो ए की औसत गति क्या है? तो हम लोगों ने अभी इसी पे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का इसी सेट में हम लोगों ने ऐसा ही क्वेश्चन को डिस्कस किया है। कैसे? अगर उसको टाइम कितना कम लग रहा था? 1 घंटे का टाइम कम लग रहा था। 1 घंटे का टाइम कम लग रहा है, अगर 96 किलोमीटर की दूरी है और एक धीमी ट्रेन बी और की तुलना में एक तेज ट्रेन ए द्वारा 96 किलोमीटर प्रति घंटा में कम लेती है, यदि बी की औसत गति ए की औसत गति से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो अगर हम
ए और बी पे अगर हम लोग चेक करें तो क्वेश्चन ने बोला है बी की औसत गति ए की औसत गति से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग x लिखें तो यहाँ पे x प्लस 16 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि b की औसत गति a की औसत गति से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो 96/x माइनस 96/x प्लस 16, इसकी वैल्यू हो जाएगी बराबर 1 एक आर के। अगर हम लोग x बराबर 32 पुट करें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? अगर ये हम लोगों ने पुट किया है x बराबर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 32 त्रिका 96 और यहाँ से 32 48 दुनाई 96, मतलब x की वैल्यू 32 है। क्वेश्चन ने क्या पूछा? a की औसत गति क्या है? b x की वैल्यू हमें मालूम चल गई 32, तो a की वैल्यू कितनी है? x प्लस 16 48। अपना आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है? तो 4, 8 और 6 था और 12 था और 16 था। ऐसे क्वेश्चन हम लोग काफ़ी बार अपने सेट पे डाल चुके हैं। इससे डिवाइड करने से उस पर 2 शेषफल हर स्थिति में बचना था। तो पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। कितनी वैल्यू आएगी? 48। अब 48 तो इनसे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हर स्थिति में 2 शेष बचाना है, हमने +2 कर दिया। वैल्यू कितनी आ गई? 50। करेक्ट आंसर अपना सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष 146 दिनों के लिए 14.28% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपए, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसमें काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी अपने एग्जाम पे आ जाते हैं। 14.28% अगर है परसेंटेज में, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/7। ठीक, तो अगर हम लोग प्रिंसिपल को अपने मान लिया 700, प्रिंसिपल को हमने 700 मान लिया, तो अगर प्रिंसिपल अपना 700 है और 1/7 मतलब 14.28% प्रति वर्ष की दर से मिल रहा है, तो पहले साल के लिए क्या होगा? क्वेश्चन ने टाइम क्या दिया? 1 वर्ष 146 दिन, तो पहले साल के लिए इसका 1/7, 700 का 1/7 ब्याज मिलेगा, 100 रुपये उसको ब्याज मिलेगा। अगर हम लोगों ने 700 माना है तो 100 रुपये उसका ब्याज मिलेगा। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला? 146 दिनों के लिए, 1 वर्ष की तो बात हो गई, अब अगले 146 दिनों में चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। तो अगर 14.28% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो अगर हम इसको 365 से डिवाइड कर दें, तो मतलब ये पर डे का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, इंटू 146 कर दें तो अपनी 146 दिनों की रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम चल जाएगी। इससे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, कितनी वैल्यू आएगी? इसकी वैल्यू आएगी लगभग 5.71%। अब हमें जो 146 दिनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें मालूम चल गया कि आगे 146 दिन 5.71% लगेगा। तो अब दूसरे साल पे चलते हैं। पहले तो अपने मूलधन का 5.71% करते हैं, कितनी वैल्यू आ जाएगी? पहले तो हम लोग 700 का निकालते हैं, 5.71% कितनी वैल्यू आएगी? 7, 7 7 49, 4 80, 7 35, 4 39, 39 रुपये 97 पैसा। तो अगर हम इसको 40 रुपये लिख लें कैलकुलेशन इजी करने के लिए, तो दूसरे साल पे पहले तो अपने मूलधन पे 40 रुपये उसको मिल गए, फिर क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो जो ब्याज है उस पर भी ब्याज मिलेगा, तो 100 का 5.71% कितना आ गया? 5.71। अब हमारे अकॉर्डिंग ब्याज कितना हुआ है? इतना हुआ है 145.71, ये हमारे अकॉर्डिंग ब्याज हुआ है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी दी है? 408। तो मूलधन निकालना है, हमें मूलधन 700 माना था, इसकी वैल्यू निकाल ली है 145.71 की वैल्यू 408 है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपनी वैल्यू लगभग 1960 के राउंड आएगी। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, सी अपना करेक्ट हो जाएगा। तरीका हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट कैसे हम लोगों को करना है। अब जैसे इस पे क्या था, आप लोगों को सबको पता है चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना है, पहले ईयर, दूसरे ईयर, तीसरे ईयर का सबका। लेकिन जो इसमें 146 दिन लिखे थे, इसकी वजह से इस क्वेश्चन को हमने डाला ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को बता दें कि कैसे निकलेगी 146 दिनों के लिए। चलते हैं 19 नंबर पे।
एक कंपनी के 15 मजदूरों की औसत दिहाड़ी 75 रुपए। यदि एक मजदूर को कंपनी से निकाल दिया जाता है तो शेष सभी श्रमिकों का औसत वेतन 70 रुपए है। निकाले गए श्रमिक का वेतन ज्ञात कीजिए। एलिगेशन से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को करते हैं, बार बार हम लोग ऐसे क्वेश्चन को एलिगेशन से ही बताते हैं, पूरे अपने सेट पे बता चुके हैं। 15 मजदूरों की औसत दिहाड़ी 75 थी, औसत रिजल्टेंट वाली अपनी 75 थी। यदि एक मजदूर को कंपनी से निकाल दिया जाए, एक को हमने निकाल दिया, बचे कितने 14, तो शेष सभी श्रमिकों का औसत वेतन 70 रुपये था। 70 रुपये 14 का, 14 जो बचे थे उनका औसत वजन 70 था। तो 75 में 70 घटाएं, वैल्यू आई 5। एक की वैल्यू 5 है तो 14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। अब 75 पे 70 जोड़ेंगे, वैल्यू कितनी आएगी 145। श्रमिक का वेतन निकालना था, निकाले गए श्रमिक का, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 145। एक को ही तो बंदे को निकाला था, तो अपना ए करेक्ट हो जाएगा, 19 का ए। 20 नंबर देखते हैं। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी तय जाने और वापस आने में 14 घंटे लेता है और प्रवाह के साथ 4 किलोमीटर जाने में लगने वाला समय धारा के विपरीत 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय के समान है। तो पहले हम लोग इस लाइन को देखते हैं। प्रवाह के साथ 4 किलोमीटर जाने में लगने वाला समय धारा के विपरीत 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय के बराबर है, मतलब टाइम इज इक्वल टू टाइम बराबर है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, तो पहले 4 किलोमीटर प्रवाह के साथ हमने मान लिया डी से डिनोट कर दिया, डाउन स्ट्रीम इक्वल है 3 किलोमीटर चलने में धारा के प्रतिकूल, मतलब यू से डिनोट कर दिया अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम अपॉन अप स्ट्रीम का स्पीड का रेशियो कितना आ गया 4/3। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, अगर हम इसको डाउन स्ट्रीम का, या तो हम लोग इसको ऐसे लिख लें, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड, और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड। तो बोट की स्पीड कितनी आ जाएगी 4 3 7 में आधा करेंगे, 7 का आधा करेंगे 3.5, और स्ट्रीम की कितनी आ जाएगी 4 में 3 घटाएंगे 1, 1 का आधा करेंगे 0.5। अगर हम बोट को 0.5 ए और स्ट्रीम की स्पीड को 0.5 ए मान लें, बोट को 3.5 ए और स्पीड को 0.5 ए, क्योंकि वैल्यू 3.5 0.5 आई। अब अगर हम इस पे ए से डिनोट कर लें आगे इन मल्टीप्लाई पे। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन के साथ। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी जाने और वापस आने में 14 घंटे लेता है। तो 48 किलोमीटर अब धारा की दिशा में अगर जा रहा है तो कितना आ जाएगा 4a, और 48 किलोमीटर धारा के विपरीत अगर जा रहा है तो कितना टाइम लगेगा 3a। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है 14 घंटे लेता है, मतलब इन दोनों की वैल्यू 14 के बराबर है। तो मतलब 12/a प्लस 16/a बराबर कितना है 14 के। सॉल्व करते हैं। अगर 2 से काटें यहाँ 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, तो 8 6 14 बराबर आ जाएगा 7a के। तो a बराबर कितना आ गया 2। a की वैल्यू हमें 2 मालूम चल गई। तो पूछा क्या है धारा की गति क्या है, धारा की गति मतलब स्ट्रीम की ये वाली वैल्यू पूछी है। तो जब इस पे a की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 0.5 इंटू 2 कितनी वैल्यू आएगी 1, 20 का 6 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 16/25 है। अगर अपनी प्रिंसिपल 25 है तो उसका एसआई कितना है 16 है। ठीक, यदि वर्षों में दर प्रतिशत और समय को दर्शाने वाली संख्या समान है, तो अगर हम लोग पहले इसका निकाल लें कि 16 अपना एसआई है और 25 प्रिंसिपल था, तो एक्चुअल में बढ़ा कितने परसेंट है, एसआई एक्चुअल में है कितना पूरे मूलधन का, तो 16/25 गुणे 100 किया, कितने परसेंट है 64% है। और क्वेश्चन ने बोला है वर्षों के दर प्रतिशत और समय को दर्शाने वाली संख्या समान है, तो 64 का मतलब है 8 गुणे 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर है, 8 गुणे 8 है, तो 8 वर्ष भी उसे लगेंगे और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है। ए अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। एक कक्षा में 45 छात्रों का द्वारा प्राप्त औसत अंक 80 हैं। ठीक है, उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र और सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र के अंकों के बीच का अंतर 99 है। यदि इन दोनों छात्रों को नहीं लिया जाता है तो कक्षा का औसत 1 अंक गिर जाता है।
एलिगेशन हम लोग लगा देते हैं। पूरे 45 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने? 80। 80 आ गया अपना रिजल्टेंट वाला, और बंदे कितने? 45। अब उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र और सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के अंकों के बीच का अंतर 99 है। यदि इन दोनों छात्रों को नहीं लिया जाता है, मतलब दो छात्र को नहीं ले रहे हैं, तो अपने बच्चे कितने? 43 छात्र। अब इनका औसत क्या है? तो कक्षा का औसत एक अंक गिर जाता है, मतलब इनका औसत 79 है। तो जब हम लोग 80 पे 79 घटा रहे हैं, वैल्यू आ रही 1, तो 2 यूनिट की वैल्यू 1 है, तो 43 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 21.5। और अपना ये रिजल्टेंट वाला मिडिल पे ही होता है, तो 79 से बड़ा है 80, तो 80 से बड़ा होना पड़ेगा इधर वाली वैल्यू को, तो जोड़ के कितना आ गया? 101.5। ये आ गया दो लोगों का औसत। तो टोटल कितना आ गया? टोटल दो लोगों का जिनको हटाया गया, टोटल वैल्यू आ गई 203। x प्लस वाई बराबर 203 आ गया। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है? उनके बीच का अंतर 99 है, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू 99 है। तो अगर उच्चतम अंक वाले को पूछा है, मतलब x की वैल्यू पूछी है, x बराबर कितना आ जाएगा? 203 और 99 जोड़ेंगे कितनी वैल्यू आएगी? 9 3 12, 9 3 12 एक हासिल, और 0 302, और अपान पे 2 कर देंगे, वैल्यू आ गई 151। उसके अधिकतम अंक वाले छात्र 151 है, अधिकतम अंक जिसको मिले थे उसके 151 अंक हैं। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। नीचे दिए गए समीकरण में x का मान क्या है? x का मान निकालना है 100 का इंटू 16% अपान पे 100 इंटू 8 का 100% 100 अपान 100 इंटू 128 बराबर है 2 की पावर x के। तो 0 0 ये सब अपने कैंसिल हो गए। 16 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 4। 8 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3। 128 का मतलब होता है 2 की पावर 7। तो इधर कितना लिखा? 2 की पावर 4 3 7 7 14, क्योंकि गुणे पे है तो पावर जुड़ जाती हैं, बराबर है 2 की पावर x के। तो बेस अपने इक्वल हो गए, मतलब x बराबर, अगर बेस अपने इक्वल हो गए तो पावर अपने इक्वल हो जाएगी, तो x बराबर कितना आ गया? 14। सी अपना करेक्ट हो जाएगा, 23 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे। इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? या तो आप लोग इसको बेसिक से कर सकते हैं, या तो हम लोग डायरेक्ट इसका अप्रोच आपको बता रहे हैं कैसे कर सकते हैं। एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे, तो 88 से 68 का डिफरेंस कितने का है? 20 का डिफरेंस है। तब इंपैक्ट क्या पड़ा है? कक्षा के औसत 0.5 अंक से बढ़ गए, 0.5 से औसत बढ़ गया, तो यहाँ पे 0 करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी? 40, मतलब छात्र कितने टोटल थे? 40। 24 का डी। ये अपना डायरेक्ट अप्रोच हो गया, बेसिक से आप लोग कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, हम लोग बेसिक से आपको बता देंगे। ए बी एवं सी की वर्तमान आयु को जोड़ 90 वर्ष है। क्वेश्चन ने बोला ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 90 ईयर है। फिर 6 वर्ष पहले उनकी आयु 1:2:3 के अनुपात में थी, और 6 वर्ष पूर्व। तो अगर हम ए प्लस बी प्लस सी का टोटल आयु 6 वर्ष पूर्व निकालें, तो ऐसा तो है नहीं केवल एक से घटेगी वैल्यू, ए भी अपना 6 साल पीछे जाएगा, बी भी अपना 6 साल पीछे जाएगा, और सी भी अपना 6 साल पीछे जाएगा, मतलब 90 माइनस 18 उनका योग होगा 6 साल पहले। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 72। 72 6 साल पहले उनका टोटल था आयु का जोड़, और उनका अनुपात कितना था? 1:2:3। तो हम लोग एक्चुअल वैल्यू निकाल लें। 3 2 5 1 6 आ गया टोटल, 6 से डिवाइड करेंगे वैल्यू आएगी 12, मतलब ए 12 साल के रहे होंगे 6 साल पहले, बी 24 साल के, और सी 36 साल के। पूछा क्या? सी की वर्तमान आयु। 6 साल पहले सी 36 साल के थे, तो अब 6 साल जोड़ देते हैं, इसमें कितना आ गया? वर्तमान में 42 साल के होंगे, 25 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। एक काम को 40 दिनों में पूरा करने के लिए 20 श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ श्रमिक काम के 16 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। शेष श्रमिक उस काम को उसके आरंभ से 46 दिनों में पूरा करते हैं। तो 16 दिनों के बाद कितने श्रमिक ने काम छोड़ दिया था, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो 40 दिनों में पूरा करने के लिए 20 श्रमिक नियुक्त किए गए थे, लेकिन कुछ श्रमिक काम के 16 दिनों बाद काम को छोड़ दिया है,
16 दिनों बाद काम को छोड़ दिया है कुछ श्रमिकों ने, तो 16 दिनों तक तो टोटल 20 श्रमिकों ने काम किया होगा ना। तो बचा कितना काम, 40 गुणे 20 टोटल काम था। अब 16 दिनों तक काम किया है और टोटल 20 श्रमिक, क्योंकि अभी छोड़े नहीं है तो 20 श्रमिक काम किए, तो मतलब अब बचा कितना है, माइनस करते हैं, 24 गुणे 20 अभी उनका काम बचा है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, तो शेष श्रमिक उस काम को उसके आरंभ से 46 दिनों में पूरा करते हैं। हमें ये नहीं मालूम है कितने श्रमिक ने इतने काम को किया है जब वो छोड़ के गए हैं। ये 16 इंटू 20 हो गया जब वो टोटल काम कर रहे थे, छोड़ने से पहले 16 दिनों का काम। अब जो बचा काम है 24 गुणे 20, इसको किया कितने लोगों ने है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें ये मालूम है कि शुरुआत से 46 दिनों में पूरा करते हैं। तो 16 दिन तो अपने पहले 46 दिनों में पूरा कर रहे थे, तो 16 दिन तो अपने पहले ही हो गए थे जब टोटल श्रमिक काम कर रहे थे। अब कितने दिन बचे, 30 दिन। मतलब ये जो एक्स लोग हैं ये 30 दिन में बाकी बचे हुए काम को कंप्लीट कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8 दूना 16, एक्स की वैल्यू 16 आ गई। तो पूछा क्या है, 16 दिनों के बाद कितने श्रमिक ने काम छोड़ दिया था। तो 16 श्रमिकों ने तो काम किया है, तो बचे कितने, टोटल कितने श्रमिक थे 20, और 16 ने बाद में काम किया है तो बचे कितने, 4 लोग पहले छोड़ चुके होंगे। 26 का सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। दो पाइप अलग अलग क्रम से 15 मिनट और 12 मिनट में टंकी पानी की एक टंकी को भर सकते हैं। तो दो पाइप थे, एक 15 मिनट में दूसरा 12 मिनट में। ठीक, एक टंकी को भर सकते थे। फिर क्या बोला है, एक अपशिष्ट पाइप 22 गैलन पर मिनट की दर से पानी निकाल सकता है अगर सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाने पर खाली टैंक 20 मिनट में भर जाता है। खाली टैंक भर जाता है जब तीनों एक साथ खोल दिए जाते हैं। अगर ये अपना ए है ये बी है तो ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि वो निकालने वाला था, अपशिष्ट पाइप था, वापस निकाल रहा था, निकाल सकता है 22 गैलन पर मिनट। तो इस कितना टाइम लग रहा था, 20 मिनट। अब इनका एलसीएम लेते हैं, एफिशिएंसी मालूम चल जाएगी। एलसीएम अगर 60 लिया तो यहाँ पे आ गया 4 यूनिट, यहाँ पे 5 यूनिट और यहाँ पे 3 यूनिट। तो ए की 4 यूनिट है, बी की 5 यूनिट एफिशिएंसी, ए प्लस बी माइनस सी की 3 यूनिट है। तो अगर इस पे देखिए ए प्लस बी की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, ए प्लस बी माइनस सी बराबर है 3 के, और ए की 4 है बी की 5 है, तो सी की हम लोग निकाल सकते हैं। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 6, माइनस की 6, मतलब सी की वैल्यू 6 आ गई। सी की आ गई 6 एफिशिएंसी। अब आगे हम लोग डील करते हैं क्वेश्चन को। सी की वैल्यू 6 आ गई, ए की हमें 4 मालूम एफिशिएंसी, बी की 5 है, और सी निकालने वाला पाइप निकाल रहा था तो माइनस की 6 हम लोग मान लें। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि तो पानी की टैंक की क्षमता कितनी है, और क्वेश्चन ने बोला है एक अपशिष्ट पाइप 22 गैलन पर मिनट की दर से पानी निकाल सकता है। तो 6 यूनिट उसकी एफिशिएंसी है अपशिष्ट पाइप की, तो टोटल उसको टाइम कितना लगेगा 60 यूनिट काम करने में, 10 मिनट। और 1 मिनट में 22 गैलन पर मिनट की दर से पानी निकालता है, और 10 मिनट में कितना निकालेगा, 10 गुणे 22, 220 गैलन टैंक की क्षमता आ गई। 27 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। एक स्कूल में केवल 3 कक्षाएं जिनमें क्रमशः 40, 50 और 60 छात्र दाखिल हैं। इन कक्षाओं का पास प्रतिशत 10, 20 और 35 है। स्कूल का पास प्रतिशत कितना है, तो हम लोग इसको वेटेड एवरेज से करते हैं। कैसे, 40, 50 और 60 छात्र कक्षा में दाखिल थे, इनका रेशियो कितना आ गया, 4:5:6। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, इन कक्षाओं का पास प्रतिशत 10, 20 और 35 है। 10 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, 35 यहाँ पे है। तो स्कूल का पास प्रतिशत निकालना है, टोटल वैल्यू निकालनी है, कितना पास प्रतिशत। हमें इंडिविजुअल मालूम है कि जिसमें 40 छात्र थे उसका पासिंग परसेंटेज 10 है, और जिसमें 50 छात्र थे उसका पासिंग परसेंटेज 20 है, और जिसमें 60 छात्र थे उसका पासिंग परसेंटेज 35 है। तो हमें पूछा है कि जब ओवरऑल पूरे तीनों कक्षाओं को मिक्स कर दिया जाए तब स्कूल का पासिंग प्रतिशत कितना होगा। तो वेटेड एवरेज से हम लोग करते हैं, इस पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितनी वैल्यू आ गई 40, इस पे 100, इस पे 35 गुना 70 का 210, कितनी वैल्यू आ गई जोड़ के 140 और 210 350। अब हम 350 उनका पासिंग आ गया टोटल,
लेकिन अपने पास बंदे कितने थे रेशियो पे, 6, 5 और 4। तो टोटल करते हैं, 6, 5, 11, 4, 15 से इसको डिवाइड कर देते हैं। वैल्यू कितनी आ गई, 15 दूना 30, 15 ते 45 और 1/3, 23 सही 1/3 पूरे स्कूल का पासिंग परसेंटेज आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। एक परियोजना का काम 12 कर्मचारियों द्वारा 15 दिनों में पूरा करना था। अगर 3 कर्मचारी पहले दिन से ही अनुपस्थित हैं तो बचे हुए लोग अपने कार्य करने की दर में कितने % की बढ़ोतरी करें ताकि परियोजना का काम समय पर पूरा हो सके। तो टोटल वर्क हम लोग निकालते हैं, पहले कितना है, 12 कर्मचारियों के 15 दिनों का, ये अपना टोटल वर्क था। अगर 12 कर्मचारियों की एफिशिएंसी अगर हमने m मानी थी, m एफिशिएंसी से काम कर रहे थे और 12 कर्मचारी थे, 15 दिनों में इतना टोटल काम था। अब क्या हुआ है, अगर 3 कर्मचारी पहले दिन से अनुपस्थित थे, अब बचे कितने, 9 कर्मचारी। तो क्या बोला, तो बचे हुए लोग अपने काम करने की दर में कितनी बढ़ोतरी करेंगे ताकि परियोजना का काम समय से पूरा हो सके। समय से पूरा होना है मतलब अब भी 15 दिनों में ही काम होना है। अब हमें m जो अपना है, m पे कितना % का इम्पैक्ट डालना पड़ेगा, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, 15 से 15 कैंसिल हो गया और यहाँ से 4 आ गई, यहाँ से 3 आ गई। तो अगर अपना पहले m1 था एफिशिएंसी, बाद में m2 एफिशिएंसी थी, तो m1 अपान m2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। मतलब पहले अगर 3 एफिशिएंसी थी तो अब हमें उनकी एफिशिएंसी दक्षता 4 करनी पड़ेगी। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 यूनिट, कितने से, 3 से, इंटू 100। वैल्यू कितनी आ गई, 33 सही 1/3%। करेक्ट ऑप्शन अपना ए हो गया। 30 नंबर देखते हैं। रघु ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या को गुणा कर दिया। तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या, अगर हमने मान ली मानक संख्या x है, अगर बेसिक से हम लोग इसको समझ लेते हैं, मानक संख्या x है, तो अगर संख्या x है तो उसको गुणा कितने से करना था, 5/4 से x को, लेकिन उसने किया कितने से, 4/5 से। रघु ने 5/4 बजाय 4/5 से गुणा कर दिया है। गुणा उसने कितने से किया है, 4/5 से। करना कितने से था, करना इतने से था, कर इतने से दिया है। तो एक्चुअल में डिफरेंस कितने का मारा, 5/4x माइनस 4/5x, इतने का डिफरेंस आ गया। आया कितने का डिफरेंस, 5 को 20 और 25x यहाँ से आ गया और यहाँ पे 16x। डिफरेंस कितने का आया, 9x/20 का। डिफरेंस उनका आ गया 9x/20 का। अब हम लोगों को अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो डिफरेंस 9x/20 अपान पे एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 5/4x। तो x से x कैंसिल हो गया, 9 × 4/20 × 50 आ गया, 20 × 5 आ गया। वैल्यू कितनी आ गई, 36%। इंटू 100 करते हैं, 36%, क्योंकि परसेंटेज एरर चाहिए थी, एरर नहीं चाहिए थी, परसेंटेज एरर चाहिए थे, तो इंटू मल्टीप्लाई पे 100 कर दिया। 36% करेक्ट आंसर आ गया, प्रतिशत त्रुटि। ओके, थैंक यू। सेट नंबर 27 अपना कंप्लीट हो गया। आज से हमारे यूपीएसआई के सेट नंबर 1 से 27 कंप्लीट हो चुके हैं। इस सेट के किसी भी क्वेश्चन पे अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता सकते हैं, या तो हमारे डिस्कशन ग्रुप द परसिस्टेंट ऑफिशियल का डिस्कशन ग्रुप है, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दी हुई है। वहां पर जुड़कर आप लोग अपना इशू रेज कर सकते हैं। हम लोग या तो टेक्स्ट फॉर्म पे या तो शॉर्ट वीडियो बनाकर आप लोगों का इशू रिजॉल्व कर देंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, सेट नंबर 28 पे।